एक्ट 20 हिंदी अध्याय 101 अध्याय 94 दुर्भाग्य को निगलने वाला जानवर भाग 2। जब बीस्टमास्टर का पेशा उभर ही रहा था तो कई उत्साही युवाओं ने इसकी असंभवता पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक अज्ञात मार्ग है। इसलिए कई लोगों ने आपदा भक्षण करने वाले जानवर के साथ अनुबंध किया। परिणाम पूर्वानुमानित थे, इसे पालना एक बेकार खाने वाले को पालने जैसा था। बाद में इन सभी लोगों ने शाप दिया और अन्य आत्मिक जानवरों में बदल गए। हालांकि किसी ने इसकी नई क्षमता का पता लगा लिया। एक गरीब परिवार का बच्चा आत्मिक जानवर खरीदने में असमर्थ था और विपत्ति भक्षक जानवर से संक्रमित हो गया। आश्चर्यजनक रूप से बाद में बच्चे की पुरानी बीमारी में सुधार हुआ। इस वजह से आपदा भक्षण करने वाले जानवर के व्यापारियों ने इसका मूल नाम स्वर्ण भक्षण करने वाला क्यू को बदलकर आपदा भक्षण करने वाला जानवर कर दिया और इसका बड़े पैमाने पर प्रचार करना शुरू कर दिया। हालांकि लोग इस बात से सहमत नहीं थे, जिसके कारण आपदा भक्षी जानवरों की संख्या कम होती गई और अब उनके बारे में बहुत कम सुना जाता है। बायलिंग का परिवार गरीब नहीं था, लेकिन वह कमजोर और बीमार पैदा हुई थी। हर 3 दिन में एक छोटी बीमारी और हर 5 दिन में एक बड़ी बीमारी का सामना करती थी। 18 साल तक जीने के लिए संघर्ष करती रही। उसके माता पिता ने अंततः उसे आपदा भक्षण करने वाले जानवर के साथ अनुबंध करने की अनुमति देने का फैसला किया। बायलिंग को इसकी कुरूपता से कोई आपत्ति नहीं थी और अनुबंध के दौरान उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हें मेरी बीमारी से कोई आपत्ति नहीं है तो हम भविष्य में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हालांकि शायद इसका वास्तव में कोई प्रभाव पड़ा। तब से बायलिंग का स्वास्थ्य बेहतर हो गया। हर 3 दिन में होने वाली मामूली बीमारी से लेकर महीने में एक बार होने वाली बीमारी तक में बदलाव आया। कुछ डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बायलिंग एक पशु प्रधान बन गई थी और उसका शरीर मजबूत होने लगा था, जो कि आपदा भक्षण करने वाले जानवर से संबंधित नहीं था। लेकिन बायलिंग ने इसकी उपेक्षा की। उसने आपदा भक्षण करने वाले जानवर पर भरोसा किया, भले ही वह लड़ या विकसित न हो सके। उसका जीवन सरल था। वह केवल बीमारी या विपत्ति से मुक्त रहने का प्रयास करती थी, जो उसके लिए सर्वोत्तम था। वर्तमान में बायलिंग आपदा भक्षण जानवर के साथ पास के एक पत्थर पर बैठा था, तेजी से हौंफ रहा था। अप्रत्याशित रूप से जमीन धंस गई। माँ, मदद करो, बायलिंग चिल्लाए, लेकिन उसका शरीर पहले ही नियंत्रण से बाहर हो चुका था और एक फुसफुसाहट के साथ नीचे गिर गया। सौभाग्यवश विपत्ति भक्षी जानवर ने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपने विशाल पेट को गद्दे की तरह इस्तेमाल करके उसे पकड़ लिया। अन्यथा बायलिंग के कमजोर शरीर के कारण उसे कम से कम 1 महीने तक चिकित्सा केंद्र में बिस्तर पर रहना पड़ता। धन्यवाद जियू जियू, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। हाँ, आज का दिन इतना अशुभ क्यों है? बायलिंग खड़ी हुई और चारों ओर देखने लगी। यह एक छोटी सी गुफा थी। वह मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक उसने अपने सामने पत्थर पर एक चमकता हुआ बक्सा देखा। बायलिंग वहां गया और उसे खोला। आश्चर्यजनक रूप से अंदर एक सफेद हड्डी थी। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ली जेन अवाक रह गया। हुआंग शियाओटियन भी अवाक रह गया। तांग जुएहाई और भी अधिक अवाक थी। बायलिंग ने अपने हाथ में पवित्र पशु आदरणीय अस्थि पकड़ी हुई थी। ली जेन ने इस छोटी सी बाधा को बनाने के लिए ब्लैक माउंटेन सिटी की गुफा के भीतर पहेली को सुलझाने की लिनचेन की पिछली विधि की नकल की थी। बाहर एक और गुफा थी जिसमें वैसा ही बक्सा था, हालांकि वह हड्डी नकली थी। यदि सावधानी से पहचान न की जाए तो व्यक्ति आसानी से धोखा खा सकता है। क्या तुमने खुदाई करते समय जांच नहीं की? ली जेन ने पूछा। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ जमीन इतनी ढीली है? मैं कोई गोफर नहीं हूँ, तांग जुएहाई ने कहा। लेकिन हुआंग शियातन ने कहा, क्या ये संभव नहीं है कि आपने खुदाई करके जमीन को ढहा दिया हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तीनों चुप हो गए, लेकिन अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वेनेरेबल बोन को अप्रत्याशित रूप से इस तरह ले जाया गया था, जबकि वेनेरेबल बोन बैरियर की गुफा के बाहर एक समूह अभी भी उन्मत्ततापूर्वक खुदाई कर रहा था। अंदर बायलिंग ने पहले ही आदरणीय अस्थि को उठा लिया था। क्या ये वेनेरेबल बोन हो सकता है? बायलिंग अपनी कमजोर शारीरिक संरचना के कारण सीमित रूप से बाहर जाने के कारण बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। उसने इसे सूंघा, अंततः इसे काटा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अटूट है, फिर खिलखिलाकर हंसते हुए जल्दी से इसे छिपा दिया। लेकिन गुफा में प्रवेश करना आसान था, बाहर निकलना कठिन था। वह ऊंची गुफा से बाहर निकलने के लिए बहुत छोटी थी और आपदा भक्षी जानवर उसकी मदद करने के लिए बहुत छोटा था।
लगातार कठिनाइयों को सहते हुए वह किनारे से पत्थर उठाती, उन्हें धीरे धीरे ढेर करती। उसके हाथ और कपड़े कीचड़ से सने होते, जिसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। पूरा 1 घंटा बिताने के बाद वह अंततः सतह पर पहुंची। मुझे ऊपर उठाओ, उसने विपत्ति भक्षी जानवर पर कदम रखा। जानवर ने जोर से धक्का दिया। बायलिंग अंततः हौंफते हुए सतह पर पहुंची, लेकिन फिर भी उसने तुरंत अपनी कमर पर बंधा रिबन खोल दिया और गुफा के प्रवेश द्वार पर लेट गई, चिल्लाते हुए, शियू शियू, रिबन काटो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। ये काम पूरा करने के बाद बायलिंग ने कीचड़ को साफ नहीं किया, बल्कि जल्दी से वहां से चला गया। फिर आदरणीय हड्डी को जानवरों को वश में करने वाले स्थान में रख दिया और अंत में जमीन पर लेट गया और कहा, मैं थक गया हूं। हवा में ली जेन और यह सब देख रहे अन्य लोगों ने घबराहट से अपनी भौहें पोंछी। कितना कमजोर जानवर मास्टर। ... जहां तक लिन चेन का सवाल है, उसने पहले ही 5 बाधाओं को पार कर लिया था और 6 दुश्मनों को हरा दिया था। उसके हाथ में पुरस्कार लगातार जमा हो रहे थे। आत्मा औषधि, अग्नि लकड़ी घास विकास सामग्री में से 1,00,000 दिव्य फॉक्स वाउचर... हर बार जब लिन चेन एक स्तर पार कर लेता तो उसे उम्मीद होती कि उसमें वेनेरेबल बोन होगी, लेकिन बार बार उनकी आशाएं निराशा में बदल गईं। इस रास्ते को अपने अंत के करीब देखकर लिन चेन ने अंततः फिर से गहराई से विचार किया। नहीं, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। लिन चेन ने पूरे 5 मिनट तक विचार किया और अंततः वह इससे बाहर आ गया। उसने फिर से पहेली निकाली, अंततः अपने सिर पर थपथपाकर दिशा का पता लगाया और बीच सड़क पर दौड़ पड़ा। मुझे आशा है कि अभी भी समय है। वह तेजी से आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास था। जब लिन चेन वहां पहुंचा तो पूरे 3 घंटे बीत चुके थे। वह वेनेरेबल बोन गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उन्होंने पाया कि गुफा की खुदाई हो चुकी थी, अवरोध का पता चल चुका था तथा यहां एक महान युद्ध चल रहा था। ली जेन और ऊपर से सब कुछ देख रहे अन्य लोगों ने भी लिन चेन की उपस्थिति देखी, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखते रहे। दुर्भाग्य को निगलने वाला जानवर भाग 3। नियम तो नियम है। उन्हें उम्मीद है कि लिन चेन वेनेरेबल बोन प्राप्त कर सकेगा, लेकिन धोखाधड़ी के माध्यम से नहीं। ऐसा लगता है कि विजेता का फैसला हो चुका है। उस बीस्ट मास्टर ने एक नकली वेनेरेबल बोन पकड़ी, आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, हा हा हा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। लिन चेन तेजी से दौड़ा और बीस्ट मास्टर तुरंत सतर्क हो गया, बोला, क्या तुम भी लड़ना चाहते हो? लिन चेन ने उसे अनदेखा कर दिया, सीधे गुफा में चला गया। फिर एक निरीक्षण के बाद एक स्थान की ओर इशारा किया और जियाओबाई से कहा, नमस्ते। जियाओबाई ने तुरंत अपने सींगों से हमला किया और जोर से मारा। अन्य पशु स्वामियों की चौकस निगाहों के सामने अप्रत्याशित रूप से एक और गुफा प्रकट हुई। लिन चेन अंदर भागा, बॉक्स खोला और पाया कि वह खाली है। ऊपर देखा तो वह गुफा का प्रवेश द्वार था। सूरज चमक रहा था। अरे, एक कब्र लुटेरे का सामना हुआ। ... उसने जाने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिस व्यक्ति ने अभी अभी बाहर आदरणीय अस्थि को पकड़ा हुआ था, उसका आत्मिक पशु भी गिर गया। उनकी जगह एक और व्यक्ति आ गया। दिखने में साधारण, लेकिन आत्मिक जानवर काफी ध्यान खींचने वाला था। हालांकि यह भी कई युवांजी की तरह एक छाया बाघ था। इसका स्तर 18 स्तर तक ऊंचा था। वास्तव में वह उत्तर पश्चिम से आया एक जानवर मास्टर था जो लोगों को भगाने में माहिर था। उसका नाम झाओ लियांग था। रास्ते में वह पहले ही 20 से अधिक लोगों को हरा चुका था, जो हमेशा मौके की ताक में रहते थे और फिर खजाने पर कब्जा कर लेते थे। यद्यपि यह नियमों के अंतर्गत था, झाओ लियांग स्पष्ट रूप से एक अंधकार में हृदय वाला व्यक्ति था, जो किसी को भी जो उसे पसंद नहीं था, उसे मारता था, भले ही उसके पास कोई खजाना न हो। लिन चेन ने उसे अनदेखा कर दिया। अप्रत्याशित रूप से झाओ लियांग ने पहले ही गुफा को अंदर देख लिया था और कहा, इसे सौंप दो। आदरणीय अस्थि पहले ही ले ली गई है। लिन चेन ऐसी निरर्थक लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था। इसके अलावा लेवल 18 पर होने के कारण वह बहुत आश्वस्त नहीं था। इससे पहले जियाओबाई ने लेवल 15 थंडर पैटर्न बीस्ट को हराया था, लेकिन ये टीम लड़ाई और थंडर पैटर्न बीस्ट के कमजोर होने के कारण था। अब जियाओबाई केवल 14वें स्तर पर थी। 4 स्तर ऊपर किसी से मुकाबला करना स्पष्ट रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। इसे सौंप दो, झाओ लियांग ने दोहराया। छाया बाघ को लिन चेन का रास्ता रोकने का इशारा किया। आकाश में ली झेन ने भी ये दृश्य देखकर रुचि ली और कहा, लगता है अंतिम क्षेत्र में पहुंच गए हैं। तांग जुएहाई ने भी सिर हिलाया, लेकिन कहा, उसे कठिन समय का सामना करना पड़ेगा।
ली जेन और हुआंग शियाओटियन दोनों ही लिन चेन के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। लिन चेन असाधारण है, लेकिन 4 स्तर ऊपर किसी से लड़ने का इरादा है, कठिनाई बहुत अधिक है। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, अंदर की वस्तु ले ली गई है, लिन चेन ने कहा। फिर भी आपने बहुत सारे अन्य खजाने ले लिए होंगे, ये देखते हुए कि आप अभी कितने कुशल थे, झाओ लियांग ने व्यंग्य किया। लिन चेन चुप हो गया। वह जानता था कि यह युद्ध अवश्यंभावी है। उसने जियाओबाई की ओर सिर हिलाया और नियु नियु तुरंत शैडो टाइगर के सामने खड़ी हो गई। ... वह झाओ लियांग फिर से झगड़ा कर रहा है। प्लूहॉन जानवर वाला वह बीस्टमास्टर काफी शक्तिशाली है, उसने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, ऐसा लगता है कि उसे उन्हें भी सौंप देना चाहिए। अफसोस की बात है। आकाश में कई दर्शकों ने अपना सिर हिलाया। वे सब देखते रहे। झाओ लियांग के विनाश के मार्ग ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। लिन चेन कोई अपवाद नहीं था। हालांकि किसी को भी विश्वास नहीं था कि लिन चेन झाओ लियांग को हरा सकता है। आखिरकार लेवल दमन दिन के समान स्पष्ट था। जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, नीचे लड़ाई शुरू हो गई। जियाओबाई ने आयरन हॉर्न इम्पैक्ट के साथ चार्ज करके शुरुआत की, लेकिन शैडो टाइगर के पास समृद्ध युद्ध अनुभव था। उसने कौशल 2 रात्रि शिकार उन्माद को सक्रिय कर दिया, इसकी गति भी उतनी ही तेज थी। इसके बाद वह ऊपर उछला, जिससे जियाओबाई को तुरंत प्रतिक्रिया करने का मौका मिला और उसने तुरंत आत्मा को शांत करने वाला खुर चलाया। लिन चेन ने शियाओबाई से कहा था कि लंबी लड़ाई में कोई संभावना नहीं होती, केवल तीव्र लड़ाई ही आशा प्रदान करती है। जियाओबाई का आत्मा को शांत करने वाला खुर अत्यंत प्रभावशाली था, जिसने दूर से ही छाया बाघ पर प्रहार किया। छाया बाघ ने तुरंत अपना सिर ढक लिया, उसका उत्साह मंद पड़ गया। अब जियाओबाई, लिन चेन चिल्लाया। जियाओबाई ने दहाड़ते हुए एक बार फिर आगे बढ़कर सबसे मजबूत संयुक्त कौशल का प्रदर्शन किया। ये बैल। आकाश में असंख्य आंखें इस दृश्य पर टिकी थीं, सभी आश्चर्यचकित थे। जियाओबाई की गति तेज हो गई। जैसे ही 4 बैल एकता गति में आई, सभी को आशा दिखाई दी। ये हो सकता है। क्या ये प्लूहॉन जानवर 4 स्तरों को पार कर सकता है और अंतिम विजय प्राप्त कर सकता है? लिन चेन ने भी अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन युद्ध का मैदान बदल गया। एक बाघ की दहाड़ से शुरू हुआ। छाया बाघ की दहाड़ सुनने मात्र से ही जियाओबाई की आध्यात्मिक उदासीनता दूर हो गई। टाइगर राजा की ताकत। लिन चेन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, उन्हें पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। दूर से झाओ लियांग ने भी व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम जीत सकते हो? मैड बुल ब्लडलाइन डेब्यू। झाओ लियांग की पीठ पर सचमुच ठंडा पसीना आ गया। उसने सोचा कि यह एक जबरदस्त लड़ाई होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह उस 17वें स्तर के आत्मा जानवर से पहले की लड़ाई से भी अधिक कठिन थी। सौभाग्यवश उनके शैडो टाइगर का तीसरा कौशल मानसिक क्षमता बढ़ाने वाला वर्ग था, अन्यथा वो सचमुच हार जाता। छाया बाघ के ठीक होने के बाद वह जल्दी से पीछे हट गया, ये जानते हुए कि जियाओबाई की एक ऊर्जा 4 मवेशियों को बदल देती है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जियाओबाई ने तेजी से आगे बढ़कर हमला किया, लेकिन इस बार चूक गया। शैडो टाइगर ने अवसर का लाभ उठाया और भयंकर जवाबी हमला किया। उसने क्रूरता से स्किल 1 नेदरवर्ल्ड स्प्लिट फ्लॉ का इस्तेमाल किया। जियाओबाई को तुरंत पीठ में एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, उसके बाद शैडो टाइगर की दहाड़ और एक लात। जियाओबाई पीछे की ओर उड़कर जमीन पर आ गिरी। फिर भी वह दृढ़तापूर्वक कांपता हुआ खड़ा रहा। दूसरी ओर छोटी लोमड़ी इतनी डर गई कि वह लिन चेन के कपड़ों से कसकर चिपक गई। लिन चेन ने शियाओबाई की पीठ पर लगे खून को देखकर भौहें चढ़ाईं और कहा, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। हालांकि लिन चेन अनिच्छुक था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि जियाओबाई को और अधिक नुकसान हो, और ये चीजें वैसे भी उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थीं। अगर आपने ये पहले किया होता तो कोई समस्या नहीं होती, झाओ लियांग ने व्यंग्य किया। लिन चेन ने सामान जमीन पर फेंक दिया, जियाओबाई की ओर जाने के लिए तैयार था, जब अप्रत्याशित रूप से झाओ लियांग ने पुकारा, रुको। लिन चेन ने पलटकर देखा कि छाया बाघ उसकी ओर झपट रहा है। उसके कंधे पर छोटी लोमड़ी बैठी है, जो इतनी डरी हुई है कि अपनी आंखें नहीं खोल पा रही है। लेकिन अपने भावी पशु स्वामी के यहाँ होने के बारे में सोचकर उसने अपने डर पर काबू पा लिया और नीचे कूद गया। सुपर फायर बॉल। छोटी लोमड़ी की पूंछ ने एक आग का गोला इकट्ठा कर लिया, लेकिन लिन चेन ने अचानक पीछे मुड़कर कास्टिंग को बाधित किया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। छाया बाघ के खुर ने लिन चेन की पीठ पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया, जबकि उसने छोटी लोमड़ी को कसकर पकड़ रखा था। मुझे वह वस्तु चाहिए, और तुम्हारे लिए एक सबक भी।
झाओ लियांग खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी पागल सी मुस्कान आ गई। लिन चेन ने मुंह भर खून थूक दिया, उसे गहरा सदमा लगा, वह दांत पीसते हुए उसे घूरने लगा। प्रतिद्वंद्वी ने कोई घातक प्रहार नहीं किया, इसलिए वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। लेकिन अगर छोटी लोमड़ी को अभी लात मारी गई होती तो शायद कहानी कुछ और होती, क्योंकि छोटी लोमड़ी इतनी ही छोटी थी। छोटी लोमड़ी ने लिन चेन को इस तरह देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, वह उसके आलिंगन से बाहर कूद पड़ी और छाया बाग से बहादुरी से लड़ने के लिए तैयार हो गई। आकाश में ली जेन और अन्य लोगों ने झाओ लियांग की हरकतें देखीं और भौहें चढ़ा दी। हालांकि झाओ लियांग ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया था और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था, इसलिए हस्तक्षेप करना कठिन था। अप्रत्याशित रूप से इसी समय एक बैल की तेज दहाड़ गूंज उठी। मुंह लिन चेन और छोटी लोमड़ी ने देखा कि जियाओबाई वहां खड़ी थी। इस समय न्यू न्यू की आंखें असीम रूप से दृढ़ और उत्साही थीं। गुस्सा। जियाओबाई को इतना गुस्सा कभी नहीं आया था कि वह अपना होश खो बैठी। गाय का तराजू उल्टा होता है। इसकी मुख्य कहानी थी लिन चेन और छोटी लोमड़ी। बिना सोचे समझे लिन चेन ने छोटी लोमड़ी को उठाया और भाग गया। अभी बैल की दहाड़ का अर्थ था दौड़ना। जियाओबाई के बीस्टमास्टर के रूप में लिन चेन स्वाभाविक रूप से जानता था कि जियाओबाई क्या करना चाहती थी। इस बार उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। झगड़ा करना। जियाओबाई, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। ... ओह। लिन चेन को जल्दी से जाते देख झाओ लियांग ने भी जियाओबाई की ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक काफी नहीं पीटा। बोलते समय उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे शैडो टाइगर को आगे बढ़ने और जियाओबाई को और अधिक पीटने का संकेत मिला। हवा में ली जेन और अन्य दो ने ये देखा और इसे रोकना चाहते थे। इसी समय एक और बैल की दहाड़ सुनाई दी। इसके बाद जियाओबाई की नाक से नीला धुआं निकला। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं। तांग जुएहाई ने सबसे पहले कहा, बर्बरिक ब्लड लाइन। इसका तीसरा कौशल वास्तव में बर्बरिक ब्लड लाइन है। ली जेन और हुआंग शियाओटियन को पहले से ही पता था, लेकिन उन्हें अभी अभी याद आया। उन तीनों ने सिर हिलाया और अपनी ऊंचाई कम कर ली, किसी भी क्षण तैयार। आसपास के दर्शकों में से कई लोग अनजान थे, जब तक कि किसी ने उन्हें समझाया नहीं। हर कोई आश्चर्यचकित था। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कौशल मौजूद होगा? क्या यह अनियंत्रित नहीं है? नीचे बर्बरीक रक्तरेखा में जियाओबाई में अभी भी विवेक की कमी थी और वह अपने शरीर को भी नियंत्रित नहीं कर सकती थी। लेकिन इस क्षण में वह किसी भी प्रतिबंध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता है तथा अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह से उन्मुक्त कर सकता है। उसकी दृष्टि में और कुछ नहीं था, केवल एक छाया बाघ। तो फिर यही होगा। जियाओबाई ने अपना सिर उठाया, अगले ही पल उसकी पुतलियां खून से लाल हो गईं। शून्य फ्रेम प्रारंभ। एक ऊर्जा 4 मवेशियों को बदल देती है। अचानक आई तेज गति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बहुत भयंकर, किसी ने चिल्लाकर कहा। छाया बाघ ने स्थिति खराब देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन जियाओबाई ने एक पैर उठाया, आत्मा शांति खोर। इस बार संयुक्त कौशल को छाया टाइगर किंग्स माइट द्वारा हल नहीं किया जा सका और ये 2 सेकंड के लिए नियंत्रित भी महसूस हुआ। जब तक वह संभला, जियाओबाई पहले ही उसके सामने आ चुकी थी। लाल रंग के सींगों का सामना करते हुए छाया बाघ को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और वह केवल पंजे से ही वार कर सकता था। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। छाया बाघ को लगा कि उसके अगले पंजे की हड्डी टूट गई है तथा उसका पेट छिद गया है। फिर वह 50 मीटर पीछे उड़ गया तथा जमीन पर एक लंबा निशान छोड़ गया। लगभग तुरंत ही छाया बाघ को ऐंठन हुई और वह बेहोश हो गया। लेकिन खून की गंध पाकर जियाओबाई फिर से आगे बढ़ी। ऐसा प्रतीत हुआ कि आयरन हॉर्न इम्पैक्ट बिना कूलडाउन के पुनः सक्रिय हो गया। धिक्कार है, कितना राक्षस है। कई लोगों के पसीने छूट गए। ली जेन और अन्य लोगों ने देखा कि इस बार जियाओबाई उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही है और तुरंत आगे बढ़ गए। ली जेन का स्पिरिट बीस्ट शियाओबाई के पास उतरा और शियाओबाई ने तुरंत ली जेन के स्पिरिट बीस्ट की ओर अपना आक्रमण निर्देशित कर दिया। लेकिन स्तर के अंतर के कारण इसे आसानी से दबा दिया गया। तभी जियाओबाई की लाल आंखें धुंधली पड़ गईं और फिर से साफ हो गईं। मुंह। इस बार जियाओबाई बेहोश नहीं हुई, बल्कि उसके बगल में ली जेन के स्पिरिट बीस्ट को देखकर हैरान रह गई। मैड बुल ब्लडलाइन डेब्यू भाग 2। यह आत्मा जानवर ये पहले भी देखा गया है। ली जेन ने कुछ नहीं बताया, लेकिन सड़क पर पड़े निशानों को देखा और निगल लिया। पागल बैल रक्तरेखा, सचमुच चरम सीमा तक विकृत। ये सिर्फ अफसोस की बात है।
ये सदमा सिर्फ ली झेन को ही नहीं लगा, आसमान में ऊपर बैठे दर्शकों के लिए भी यह एक दृश्य सदमा था। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इस महान कौशल का साक्षी बनूंगा। उसे यही सजा मिली। कई लोगों ने झाओ लियांग के कार्यों का तिरस्कार किया और उत्साहपूर्वक जयकार की। लिन चेन, जो दूरी में छिपा हुआ था, ली जेन को आगे बढ़ते देख जल्दी से वापस भागा। लिन चेन सीधे जियाओबाई की ओर दौड़ा, जियाओबाई की पीठ पर चोटों की जांच की और जियाओबाई के बैल के सिर को सहलाने से पहले यह सुनिश्चित किया कि यह कोई गंभीर चोट नहीं है। जियाओबाई को कुछ याद आया, उसने लिन चेन से कहा कि सब ठीक है। शाबाश। लिन चेन ने उसके सिर पर थपथपाया। पास खड़े ली जेन ने लिन चेन के होंठ पर लगी चोट को देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। लिन चेन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने अपनी नजर झाओ लियांग पर टिका दी और कहा, लेकिन वह ठीक रहेगा। ली जेन और अन्य लोग दंग रह गए। झाओ लियांग इस समय भी सदमे में डूबा हुआ था। जब तक लिन चेन की आवाज उसके पास नहीं पहुंची, तब तक वह घबराया नहीं और बोला, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। यहां बहुत शोर है, मेरे कान कुछ हद तक बहरे हो गए हैं। लिन चेन ने तुरंत अपनी उंगलियां चटकाईं, जियाओबाई ने जोर से रंभाया और भयंकर रूप से हमला किया। एक उड़ते हुए खुर के साथ झाओ लियांग तुरंत उड़ गया और उसके मुंह से खून निकल आया। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक आग का गोला उसके पीछे आया। आग के गोले से ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसके कपड़ों में आग लग गई। बचाओ बचाओ, वह चिल्लाया। लिन चेन ने नीचे देखा और छोटी लोमड़ी को अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखे हुए देखा, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। लिन चेन ने अपना गला साफ किया और ली जेन से कहा, उसने मदद करने के लिए कहा, क्या तुमने सुना नहीं? ली जेन और अन्य दो लोग व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए और ये तांग जुएहाई ही थी जिसने उसे बचाने की पहल की। झाओ लियांग ने तुरंत कहा, मैंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है, फिर भी उसने नियम तोड़े हैं, उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से तांग जुएहाई ने उसे मना कर दिया और कहा, उन्होंने पहले ही कहा था, अभी बहुत शोर था, उनके कान कुछ हद तक बहरे हो गए हैं। यह इतना ऊपर था कि नीचे से हवा में आने वाली आवाज़ें सुनना संभव नहीं था। अगर उन्होंने सुना भी, तो वे लिन चेन के लिए नहीं बोलेंगे। आखिरकार झाओ लियांग ही वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अनैतिक व्यवहार किया था। वैसे भी झाओ लियांग जैसे लोग वास्तव में घृणित हैं और उन्होंने कहा, यदि आप उन्हें अयोग्य घोषित नहीं करते हैं, तो मैं ये बात फैला दूंगा कि जिउक्सिंग सिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के नियम अनुचित हैं। देखते हैं तब तक सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है। ये सुनकर तांग जुएहाई और अन्य दो हत्यारे बन गए। उन्होंने कई तूफानों का सामना किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके दिल अधिक निर्दयी हो गए। लेकिन वे कुछ समय के लिए रुक गए और उसकी बकवास को नजरअंदाज कर दिया। लिन चेन ने जमीन से इनाम उठाया, जियाओबाई के घाव की ठीक से देखभाल की और अंततः वहां से चला गया। वह जल्दी से प्रवेश द्वार की ओर चला गया। अब जियाओबाई और नहीं लड़ सकती, अगर उसका सामना किसी और लापरवाह से हुआ तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। हालांकि झाओ लियांग के स्तर 18 छाया टाइगर को पक्षाघात और बेहोशी की स्थिति तक पीटा गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी अन्य जियाओबाई की शक्ति को चुनौती नहीं देना चाहता था। इस प्रकार लिन चेन बिना किसी बाधा के बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। यह अफसोस की बात है कि आदरणीय अस्थि प्राप्त नहीं हुई, लिन चेन ने सांस छोड़ते हुए कहा। अचानक जियाओबाई ने अपने खुर का इस्तेमाल उसकी आस्तीन पर रगड़ने के लिए किया। क्या बात? लिन चेन ने उसकी निगाह का पीछा किया और एक पीले कपड़े पहने लड़की को जल्दी में देखा। कपड़े बिल्कुल सफेद होने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे कीचड़ से सने हुए थे। जियाओबाई ने अपनी नाक हिलाकर जमीन की ओर इशारा किया। लिन चेन तुरंत समझ गया। इससे पहले जब वे गुफा के भीतर गुफा में थे, तो जियाओबाई ने गंध सूंघ ली थी। उसने सफेद वस्त्र पहने लड़की को प्रवेश द्वार की ओर भागते देखा और तुरंत उसे एहसास हुआ, फिर वह खुशी से चिल्लाया, जल्दी करो जियाओबाई। जियाओबाई तुरंत आगे बढ़ी। इस समय बायलिंग आपदा भक्षण करने वाले जानवर के साथ आगे बढ़ा, लगभग द्वार पर खुशी से भर गया। यद्यपि आदरणीय अस्थि उसके लिए किसी काम की नहीं थी, फिर भी खजाना मिलने की खुशी उसे लॉटरी जीतने के समान महसूस हुई। तभी एक सांड ने उसका रास्ता रोक लिया। बायलिंग ने मुस्कुराते हुए जियाओबाई की ओर देखा और कहा, न्यू तुम अपनी बहन को रोक रही हो,
मेरी माँ मुझे रात के खाने के लिए घर बुला रही है। जियाओबाई उसे घूर रही थी, लिन चेन के आने का इंतजार कर रही थी। बाय लिंग ने इधर उधर जाने की कोशिश की, लेकिन जियाओबाई ने जमीन पर पंजा मारा और बाय लिंग तुरंत आज्ञाकारी बन गया। वह नहीं जानती थी कि जियाओबाई कितनी ताकतवर है, लेकिन वह जानती थी कि वह कितनी कमजोर है। उसने अभी अभी वेनेरेबल बोन को पकड़ा था और एक क्षण भी रुके बिना भाग गई थी। उसकी गति बहुत धीमी थी, लेकिन जियाओबाई की युद्ध शक्ति चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसका विपत्ति भक्षण करने वाला जानवर भी संभवतः उससे मेल नहीं खा सकता था। कुछ ही देर में लिन चेन आ गया और बाय लिंग ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, युवा स्वामी, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? इसे सौंप दो। लिन चेन विनम्र नहीं था। चूंकि यह अभी भी अवशेष के अंतर्गत था, इसलिए यह अभी भी नियमों के अंतर्गत था। यद्यपि वह दूसरों को लूटने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन आदरणीय अस्थि जियाओबाई की आध्यात्मिक शक्ति साधना के लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए लिन चेन को इस बार डाकू की भूमिका निभाने में कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। बाय लिंग को अंदर ही अंदर अपराधबोध महसूस हुआ। क्या उसने मुझे अंदर जाते देखा? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं बाहर आया तो वहां कोई नहीं था। तुम्हारे शरीर पर लगी मिट्टी गुफा की होनी चाहिए, और उस गुफा में इस आत्मा की गंध है। विपत्ति भक्षी जानवर, लिन चेन ने कहा। जब उसने आपदा भक्षण करने वाले जानवर को देखा तो लिन चेन भी दंग रह गया। उन्होंने पहले भी इस पर शोध किया था क्योंकि यह बहुत ही अजीब था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति वास्तव में इस तरह के आत्मिक जानवर से संक्रमित हो सकता है। उसने बात वहीं छोड़ दी। बाय लिंग को उसके चेहरे पर कीचड़ के साथ देखा और कहा, इस पर विचार करो, क्या इसे सौंपने से पहले पिटाई करनी है या इसे तुरंत सौंप देना है? बाय लिंग तुरंत गुब्बारे की तरह फूल गई। उसने अपने बगल में आपदा भक्षी जानवर की ओर देखा और कहा, शिव शिव, मुझे उसे देना होगा। मैड बुल ब्लडलाइन डेब्यू _3। विपत्ति भक्षी जानवर ने सिर हिलाया। फिर बाय लिंग ने जानवरों को वश में करने वाले स्थान से आदरणीय हड्डी निकाली, लेकिन जैसे ही उसने इसे लिन चेन को दिया, उसने सावधानी से कहा, एक बार जब यह आपके पास आ जाएगा तो आप मुझे या मेरे स्पिरिट बीस्ट को नहीं मार सकेंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह लिन चेन ने इसे स्वीकार कर लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वहां से जाने के लिए मुड़ गया। अप्रत्याशित रूप से उसी समय कुछ ही दूरी पर ली जेन ने उसकी ओर देखा और लापरवाही से उसके पास आकर फुसफुसाया, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इस तरह से करने से अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें क्या गड़बड़ है? लिन चेन ने गुस्से से कहा, वह ऐसी चीज नहीं देगा जो उसके हाथ में पहले से ही है। ली जेन ने निगलते हुए कहा, हम इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं, आप ज्यूक्सिंग शहर से हैं, यदि आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो ऐसा लगेगा कि यह कार्यक्रम कभी हुआ ही नहीं। तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं? लिन चेन ने पूछा। देखिए, इस बारे में क्या ख्याल है, आप उसे अन्य सामान दे दीजिए, जैसे कि उस समय आदान प्रदान करके हम सभ्यता के शहर के लिए प्रतिष्ठा बना सकते हैं। ली जेन ने जल्दी से कहा, झाओ लियांग का कुत्ता अब आपको और हमें नहीं काट सकता। तो क्या मैं पूरी तरह से नुकसान में नहीं रह जाऊंगा? लिन चेन स्वाभाविक रूप से आश्वस्त नहीं था। पहले मेरी बात सुनो। ली जेन चिंतित हो गया और बोला, जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें इनाम की भरपाई कर दूंगा। दोहरा, आप बववा, ठीक है, मूल कीमत पर, लेकिन आपको मुझे प्रतियोगिता से मिली पुरस्कार राशि भी देनी होगी। इस बार लिन चेन लालची नहीं था और सीधे मुड़ गया। पीछे बाय लिंग हॉन्फने लगा। उसने सोचा कि आज उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, जिससे स्वाभाविक रूप से वह अप्रसन्न हो गई। अप्रत्याशित रूप से उसने लिन चेन को वापस आते देखा, चौंक गई। उसने जल्दी से कहा, हम सहमत हुए थे कि आप मुझे नहीं मारेंगे। लिन चेन खांसते हुए ली जेन की ओर देखने लगा तो ली जेन ने सिर हिला दिया। लिन चेन के पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने इसके बारे में सोचा, आपका सामान लेना वास्तव में अनुचित था। ऐसा क्यों न हो, मैं इन चीजों को आपके साथ बदल दूं। फिर उसने अपना सब कुछ उस पर फेंक दिया। हम बाय लिंग दंग रह गया। क्या आप तैयार हैं? लिन चेन ने पूछा। बाय लिंग हैरान थी, ये सोचकर कि उसने पहले ही सामान ले लिया है, क्या वह मना कर सकती थी? हालांकि उसे वास्तव में आदरणीय अस्थि की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने सिर हिला दिया। तो फिर ये तय हो गया, लिन चेन ने कहा और जाने के लिए मुड़ गया। चूंकि ली जेन ने कहा था कि वह क्षतिपूर्ति करेंगे, इसलिए उन्हें दर्द महसूस नहीं हुआ। हालांकि बाय लिंग ने अविश्वास से लिन चेन को जाते हुए देखा, एक पल के लिए सोचा और हाथ हिलाया। युवा मास्टर, आप वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन चेन अवाक रह गया, उसे अचानक एक अच्छे व्यक्ति का कार्ड मिला। लिन चेन के जवाब का इंतजार किए बिना बगल में खड़ा विपत्ति भक्षी जानवर लगभग हंस पड़ा, जिससे बाय लिंग को वास्तविकता का एहसास हुआ। उसने जल्दी से जमीन पर पड़े खजानों को उठाया, उन्हें अपने पशु वशीकरण कक्ष में रखा और जितनी तेजी से हो सके प्रवेश द्वार की ओर दौड़ी। लेकिन प्रवेश द्वार केवल 10 मीटर की दूरी पर था और जल्दी से अंदर जाने के बाद वह अपनी छवि की परवाह किए बिना जमीन पर बैठ गई, भारी सांस लेते हुए और बोली, सुरक्षित, ये सुरक्षित है। इस कमजोर व्यक्ति के प्रदर्शन ने दर्शकों को बेहद शर्मिंदा कर दिया कि उसके जैसा डरपोक व्यक्ति अंदर से एक आदरणीय अस्थि प्राप्त कर सकता है। किसी को इतना अच्छा भाग्य कैसे मिल सकता है? डॉट 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 डॉट। जैसे जैसे कर्मचारी धीरे धीरे बाहर आने लगे, कार्यक्रम भी समाप्त होने की तैयारी में लग गया। लिन चेन किनारे पर बेकार बैठा रहा और जल्द ही वापस लौटने की उम्मीद कर रहा था। एक तो जियाओबाई को ठीक करना था, दूसरा ये देखना था कि क्या आदरणीय अस्थि का कोई उपयोग है। हालांकि ली जेन और ये नेता असहनीय रूप से लंबे थे और बहुत सारी शेखी बघारने के बाद ही बीस्ट टैमर गिल्ड के अध्यक्ष पेंग युवानझेन पुरस्कार देने आए। प्रथम स्थान 1 लाख रुपये, दूसरा स्थान 50,000, तीसरा स्थान 30,000। लिन चेन के पास केवल एक ही खजाना था जो स्वाभाविक रूप से सूची में नहीं था। जहां तक पहले स्थान की बात है तो वह स्वाभाविक रूप से बाय लिंग था। आपको इस 1 लाख का भी हिसाब देना होगा, लिन चेन ने अपने बगल में बैठे हुआंग शियातन से कहा। मैं आपके लिए प्रतिष्ठा शुल्क माफ कर सकता हूं। सीधे सीधे कह दो, मैं कोई संदेशवाहक नहीं हूं। हुआंग शियातन ने मना कर दिया। जैसे ही बाय लिंग आपदा भक्षण करने वाले जानवर के साथ पुरस्कार लेने मंच पर जा रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानती हो कि उसने छेद के भीतर छेद कैसे ढूंढ निकाला? लिन चेन ने इसके बारे में सोचा और गंभीरता से कहा, उसका परिवार संभवतः कब्रों पर छापा मारने के व्यवसाय में है। तकनीक काफी कुशल है। क्या इस दुनिया में वास्तव में कोई कब्रों पर हमला करने वाला परिवार है? संपर्क संपर्क टॉस संपर्क टॉस।